प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मंदसौर, मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपका ध्यान सबसे पहले मैं पंचांग पे लेके आता हूँ। जैसे कि जातक का जन्म ज्येष्ठ माह में होता है, तो ज्येष्ठ माह में जितने भी लोग जन्मे होते हैं उनमें ना एक बड़ी अद्भुत बात जो देखने को मिलती है, और वो शास्त्रकार भी लिखते हैं कि ज्येष्ठ माह वाले बड़ा धन बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका धन बचे, और ये बचाने की जो प्रक्रिया होती है या बचाने का जो विचार होता है, वो कभी भी इनके धन को गलत जगह पे व्यय नहीं होने देता है। और ये ज्येष्ठ माह वालों की सबसे बड़ी यूएसपी होती है काम करने की। इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये क्रोधों को, मतलब जितने भी मानसिक विकार हैं जैसे क्रोध, तो क्रोध पे नियंत्रण कैसे करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति जब तक अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाएगा, मैंने इस पे बहुत पूर्व में एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका धन थोड़ा बहुत बचेगा। वैसे बचाने की प्रक्रिया तो ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भी हैं, लेकिन बचेगा तब जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे रहने के लिए। और शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि, पहले स्थिति को समझना होगा कि कुंडली के बैठे ग्रह कैसे हैं, और जब वो अपने हिसाब से परिणाम कर रहे हैं तो हम उसे बदल नहीं सकते। ज्योतिषी और ज्योतिष जैसा विषय, ज्योतिष जैसे विषय के पास या ज्योतिषी के पास आकर के जब लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि पंडित जी मैं करोड़पति कब हो जाऊंगा, पंडित जी मेरा ये काम कब हो जाएगा, या पंडित जी मैं अरबपति खरबपति कब हो जाऊंगा, वो व्यक्ति पूछने वाला तो भले अरबपति खरबपति करोड़पति हुआ कि नहीं भगवान जाने, पर ज्योतिषी जरूर करोड़पति बन गया। इस विषय का बंटाधार ही तब हो गया जब लोगों ने इसको, आप लोग ना प्रायः देखते होंगे आजकल प्रचार में बड़ी आता है कि मैं रिलेशनशिप में कब आ जाऊंगी। मतलब ज्योतिष को ना आजकल के जो नई पीढ़ी के जो बाजारू लोग हैं, जो ज्योतिष को व्यापार बना के बैठे हैं या ज्योतिष को प्रचार के माध्यम पे चला रहे हैं, खूब ऐड डालते हैं अपना वीडियो में, तो उनको ना नई नई बातें सिर्फ आती हैं कि कुछ ये बोल दो तो लोगों को जरा सट जाएगा, कुछ प्रेम वाली बातें कर दो, रिलेशनशिप की बातें कर दो, धन वाली बातें कर दो, मन मुताबिक विवाह वाली बात कर दो, सुंदर पत्नी, ये जो चीजें हैं, क्योंकि आजकल का युवा यही जानना चाहता है। तो आजकल जो इंटरनेट पे ज्योतिष जैसे विषय का, एस्ट्रोलॉजी का अगर जो प्रचार भी होता है तो उसमें प्रायः यही कंटेंट डाले जाते हैं। वो प्रचार भी यही किया जाता है कि आप किसके साथ मिलने वाले हो, कौन आपका प्रेम विवाह होगा, आप जिनसे प्रेम करते हैं वो छूट गया है तो आएगा कि नहीं, होता है ना, आप लोग देखते होंगे। तो प्रचार भी यही, मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे ज्योतिष में कुछ और नहीं, सिर्फ प्रेम की ही बातें बताई जाती हैं सबको। सिर्फ मतलब कहते हैं ना, एक मुझे बड़ा क्रोध भी आता है कि ज्योतिष को हम लोगों ने सिर्फ काम वासना से जोड़ करके रख दिया है। ज्योतिष जैसा विशाल काय विषय, जैसे समुद्र जो है वो अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखता है, और वैसे ही ये ज्योतिष जैसा विषय हर एक विषय को अपने अंदर समेकित रूप से छुपा करके रखा हुआ है। पर बहुत सावधान रहिए, आजकल की ये प्रचार की दुनिया में सब कोई आपको अपनी तरफ खींचने के लिए सिर्फ सुंदर सुंदर थंबनेल, सुंदर सुंदर महिलाओं की तस्वीरें थंबनेल में डालते हैं और सुंदर चीजें लिख दी जाती हैं, और प्रचार भी करेंगे तो खाली वही वाला कि रिलेशनशिप में कब आएंगे, मेरा प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, और यही दो बातें, यही बस, और कुछ नहीं। जैसे ज्योतिष में खाली यही जाना जाता है, ज्योतिष में सब कुछ जाना जाता है। कब वेद प्रकाशित होगा, कब वेद धरती पे आएंगे,
सृष्टि की संरचना कब होगी, कितने दिन लगेंगे, यज्ञ कब हो, पूर्णाहुति कब हो, बीज वपन कब हो, गर्भाधान कब हो, कौन सी बारिश अच्छी है, किस मौसम किस ऋतु में विवाह होना चाहिए, ये बहुत बेसिक नहीं है, बहुत विशाल है। तो ये ज्योतिष है, वो जो आप लोग प्रचार में देखते हैं, आजकल देखते हैं कि पट्ट से लोग हाथ निकाल के देखा, पंडित जी हाथ देख लो। तो ये ज्योतिष नहीं है, ये व्यापार है। तो मैं बात कर रहा था, बुधवार को जन्मे हैं, शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि। तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, ये वस्तुतः चंद्रमा को पापक बना देती है। मतलब इस तिथि के चंद्रमा, अगर किसी जातक का जन्म इस तिथि में होता है, शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को, तो उसकी कुंडली के चंद्रमा पापक होंगे। और जब चंद्रमा पापक होंगे तो व्यक्ति ये जीवन भर निरंतर रूप से ये शिकायत प्रायः करता रहेगा कि उसका धन या उसका कारोबार एक जैसा नित्य निरंतर नहीं चलता है, या ये कहेगा कि उसके पास धन टिकता नहीं है, या ये कहेगा कि उसकी मन स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। मन जब एक जैसा रहेगा तभी तो वो सभी चीजों को समान रूप से देखेगा। जब वो स्वतः में आंदोलित है, उसमें लहरें उठ रही हैं, कभी शांत हो रही हैं, तो वो तो ऐसे ही फ्लक्चुएशन में है। तो कहने का अर्थ है भगवान कि जब चंद्रमा पापक होते हैं तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करते रहते हैं। शास्त्र कहता है, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, सारे ग्रह चंद्रमा के ऊपर आश्रित रहते हैं, सभी ग्रहों का बल चंद्रमा के ऊपर आश्रित रहता है। और जब आपकी कुंडली का चंद्रमा ही पापक हो जाए तो सोच के देखिए कि फिर आपके मन को वो आपसे दूर ले जाकर के बिठा देगा, आपके घर से वो आपको दूर ले जाकर के बिठा देगा, या आपके मूल नेचर से आपको वो दूर ले जाकर के बिठा देगा। आपकी प्रकृति आप समझ ही नहीं पाएंगे। अपने बारे में ही व्यक्ति ढूंढता और जानता रह जाता है, दूसरे के बारे में उसके पास समय ही नहीं जानता, समय ही नहीं रह पाता है। तो मुश्किलें यहां से शुरू होती हैं। तो बुधवार को जन्मे हैं, बुध इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, 2 केंद्रों के अधिपति हैं। और मैंने राशि फल वाले चैनल पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, और जब ये केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो इन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन केंद्राधिपति दोष सिर्फ 7वें भाव में बैठने पर लगता है। उसमें भी सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष गुरु को लगता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र को लगता है, तीसरे नंबर पे बुध को लगता है, और चौथे नंबर पे चंद्रमा को लगता है। तो यहाँ पे चंद्रमा केंद्र के भले अधिपति नहीं है, लेकिन दोषों के आधार पर 7वें भाव में चंद्रमा कमजोर, यानी कि 25% तक दोष युक्त होते हैं। अपनी दशा काल में वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को परेशान करते हैं, या जब कभी व्यक्ति कृष्ण पक्ष की तरफ अग्रसर होता रहता है, जैसे जैसे वो अमावस्या की तरफ अग्रसर होते रहता है, वैसे वैसे वो मन को परेशान प्राप्त महसूस करता है। इस अवस्था से बचने के लिए कि आपकी कुंडली का चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में बैठे हैं, ये भगवान भोलेनाथ का नक्षत्र है, शिव का नक्षत्र है। पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए रविवार के दिन, और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जप करना चाहिए। शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी सफेद चंदन लगाना चाहिए, और साथ ही साथ यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक दिन अगर हो सके तो घी की आहुति देनी चाहिए गायत्री मंत्र से। पीपल के वृक्ष के चारों तरफ जड़ के पास जाकर के दीपों की माला बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बेलपत्र के वृक्ष के आसपास चारों तरफ, उसके जड़ के आसपास दीपों की माला बनानी चाहिए। और उसके अतिरिक्त अगर हो सके तो व्यक्ति को चतुर्थी दोनों ही पक्षों की करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। मैंने इस पे बात कही थी, शिव पुराण में बात लिखी है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आपके 15 दिनों के पापों का प्रक्षालन करती है, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अगर हो जाए तो वो महीने भर का। तो इस हिसाब से व्यक्ति को, चूंकि चंद्रमा पापक हो रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्ष की चतुर्थी को विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनको राजा बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो सहस्त्रार्चन भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्योदय से पहले जग करके अपने घर की सफाई स्वयं से करनी चाहिए, और साथ ही साथ काले तिल का दान और धन का दान करना चाहिए। कहा गया है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता, न्याय के द्वारा उपार्जित धन का 10वां हिस्सा निश्चित रूप से दान करना चाहिए। विज्ञातार्थ विभाग वित्त
जब तक वित्त का विभाजन नहीं होगा तब तक आपके पास धन बचेगा नहीं। तो इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें यही पूछा है, मेरे पास धन टिकता नहीं है या फिर धन एक जैसा नहीं आता। तो कारण मैंने बताया, चंद्रमा गैस के नॉब की भांति होते हैं, जितना फ्लो करेंगे, जितना खोलेंगे उतना गैस प्रवाहित होगा। मतलब जैसे जो बांध होता है उसमें जो शटर लगे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा खोला जाता है तो थोड़ी थोड़ी जल निकलती है, पूरा खोल देते हैं तो पूरा तेज धार निकलता है। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा जब पापक हो जाते हैं तो वैसे ही वो धन को रेगुलेट करते हैं, कमजोर और मजबूती के रूप में। अगर वो पापक हैं तो उनका धन का जो फ्लो होगा वो जातक के जीवन में थोड़ा रिश्ता रिश्ता सा रहेगा, कम सा रहेगा, धीरे धीरे उसका फ्लो रहेगा। और व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत हैं तो धन का फ्लो लगातार निरंतर बहुत मजबूत है। लेकिन इस चीज पे 100% नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है गणेश जी की पूजा करके। काम करते हैं व्यापार में कपड़े का, शुक्र उच्च के दिग्बली होकर के बैठे हैं, व्यापार के कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं और ये व्यापारी बनाते हैं, लग्न पे उनकी दृष्टि है तो व्यक्ति व्यापार करेगा। तो बात कहाँ पे कष्ट वाली है कि चंद्रमा पापक हो रहे हैं, और दूसरा कि जन्म कुंडली में उनके ठीक पीछे सूर्य और मंगल बैठे हैं, जहां आपकी कुंडली के मंगल अस्त होंगे, क्योंकि डिग्री के हिसाब से 24 अंश पे मंगल बैठे हैं और 7 अंश पे सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे मंगल अस्त हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में भी इस कुंडली का जो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, वाणी, पैतृक संपत्ति का सुख है वो अस्त हो रहा है इस वजह से। और यहाँ पे भयंकर जो है वो तर्क मचा हुआ है। पंचम भाव में बुध और राहु के कारण दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, व्यक्ति का दिमाग कभी भी शांत नहीं है, कभी भी खाली नहीं है। इस वजह से भी गणेश जी की पूजा करनी होगी। भगवान नारायण ने भी गणेश जी की उपासना की थी बौद्धावतार से पहले, इस वजह से आपको गणेश जी की पूजा करनी है। और साथ ही साथ बजरंगबली की आराधना भी करनी है, नित्य मंदिर का दर्शन करना है, शिव जी के मंदिर का नित्य निरंतर दर्शन करना है। धनु लग्न की कुंडली में लग्न का अधिपति द्वितीय भाव में नीच का है, जिसका नीच भंग नहीं हो रहा है। शनि की दृष्टि अगर नहीं पड़ती तो ये और भी ज्यादा कष्टकारी हो जाती। द्वितीय भाव में लग्नेश के नीच होने के कारण नवांश कुंडली में उच्च के हो जाने से नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दशमांशा चक्र में लग्न में बैठ जाने के कारण ये एक अच्छी बात हो रही है। मतलब व्यक्ति जैसे जैसे उत्तरोत्तर आयु की प्राप्ति करेगा, 35वें, 37वें, 38वें वर्ष के बाद, 39वें वर्ष के बाद व्यक्ति के धन के स्रोत बहुत ही मजबूत और प्रगाढ़ होते जाते हैं। आपकी कुंडली में एक अच्छी बात क्या है, चंद्रमा और शुक्र जैसे दो शुभग्रह केंद्र में हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभग्रह होते जरूर हैं, पर इस कुंडली के लिए वो पापक बने हुए हैं और केतु से दृष्ट हैं। और ऊपर से चंद्रमा और गुरु का संबंध मृत्यु षडाष्टक का बन रहा है, इस वजह से भी चंद्रमा मन मरा हुआ है। और चंद्रमा से जब गुरु 6वें 8वें बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रायः ऋणानुबंधन, परेशानियां, ऑब्स्टेकल और व्यवस्थित जीवन व्यक्ति को नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा अव्यवस्थित हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने वर्तमान को सुधारना होगा। हम प्रत्येक दिन अपने ऊपर काम करेंगे, किसी के ऊपर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, बाजार की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दुकान में वो चीज भर के बैठे हैं जो बाजार मांग नहीं रहा है, जिसमें बाजार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस चीज को पहले निकालना होगा। उसके बाद बाजार की चीजों को, जिसमें बाजार की सबसे ज्यादा जरूरत जो बाजार में है, उस वस्तु को अपने दुकान में रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ अपने बैठने का जो आपका दुकान है, जहां आप बैठते हैं, उसमें आपका मुख पूरब की तरफ हो या तो उत्तर की तरफ हो। और साथ ही साथ आपके दुकान के ईशान कोण पे गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ आप अपने दुकान की सफाई स्वयं से करें, खुद से करें, और रोज दिन दुकान की सफाई एकदम बिल्कुल दुकान को चमका करके रखें। रंग रोगन, सफाई, मकान मालिक के साथ अच्छे संबंध, आपके बैठने की दिशा, दुकान खोलने का और दुकान बंद करने का समय, ये सब सुनिश्चित होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं उस कुर्सी पे अपनी आसनी लगाएं और उस आसनी पे किसी को कभी ना बैठने दें, वो आपका सिद्ध सिंहासन हो जाएगा। उस आसन पे बैठ करके अगर हो सके तो अपने गुरु मंत्र का या ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त कहा गया है, आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति अपने सिद्ध आसन पे बैठ करके आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जप करता है, वो कभी भी दारिद्र्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। इतनी सारी चीजें करके देखिए, निश्चित रूप से धन से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आर्द्रा नक्षत्र, उस पर मैंने चर्चा की। जो सभी प्रकार से भगवान शिव होते हैं वो सभी रोगों के मूल भी होते हैं, है ना। तो इसका अर्थ होगा कि हमें नित्य निरंतर अपने आप को यहाँ से बचा करके
रखने की आवश्यकता होगी। शूल योग में जन्मे हैं, ऐसी अवस्था में कई बार आपका मन बेवजह की परेशानियों से अपने आप को अटकाता रहता है, या फिर कई बार वो ढूंढते रहने की स्थिति में होता है कि कुछ अच्छी बात भी है तो वहाँ से भी व्यक्ति जो है वो कमज़ोरी ही ढूंढता है, खुशी में से भी गम ढूंढ लेता है, लाखों हजारों करोड़ों पचासों की भीड़ में वो अकेलेपन से अपने आप को अकेलेपन के एहसास में डुबा करके रखता है। कुल मिलाकर के ये टोटल चंद्रमा के गति के कारण हो रहा है। शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के कारण भी कई बार व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्यालुपन की प्रवृत्ति, शठता, मूढ़ता, जड़ता, अकर्मण्यता, है ना, ये इस तरीके के भाव बनते रहते हैं। आलस्य न करें, अपने वर्तमान को सुधारें। चंद्रमा वर्तमान होते हैं, सूर्य भविष्य होते हैं और राहु भूतकाल है। आपकी कुंडली का पंचम भाव राहु और बुध के कारण दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बन रहा है या बनाते हैं, या व्यक्ति पीछे की तरफ जाता रहता है। वो निरंतर पीछे की बात, ये इतना बढ़िया था, उस समय अच्छा था, ये समय बड़ा बढ़िया था, इसी में उसका वर्तमान उलझ रहा है। और इसी के कारण उसके दिमाग की जो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उसका विवेक है, वो अपने 100% परिणाम देने से चूक रहा है। आपको अपने साहस पे, अपने बल पे, पराक्रम पे विश्वास करने की आवश्यकता है। और ये कुंडली दशमांसा चक्र में गुरु लग्न में, शुक्र और शनि बैठे हैं, दो मित्र शुभ ग्रह की राशि में, पंचम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में, और यह गुरु के प्रभाव में है। बुध व्यापार यहाँ भी करना है, कपड़े का काम यहाँ भी ठीक है, व्यापार यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ पे भी उच्च के गुरु शनि के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र व्यापार ही दिखा रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी नौमांस चक्र में देखिए कहाँ बैठे हैं, मीन राशि में। भाग्य भाव का जो स्वामी है वो नौमांस चक्र में कहाँ बैठा है, मीन राशि में। और इसके जो अधिपति हैं वो देखिए उच्च के बैठे हैं। इसे बहुत सामान्य मत समझिएगा। शास्त्र कहता है लग्न कुंडली के भाग्येश जिस राशि में नमांस में बैठे हों, अगर उस राशि का अधिपति उच्च का होके बैठा हो तो ये लक्ष्मी योग होता है, और व्यक्ति को अपने जीवन में खूब सारी स्थितियां इकट्ठा करने वाला बना देता है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उन्हें देख रहा है। धन खर्च क्यों होता है, बचता कम है क्यों? क्योंकि धन भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है। मैंने अभी कल ही एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें शनि के दृष्टि के बारे में बात की थी कि वृश्चिक राशि के शनिदेव कई बार व्यक्ति के कंसंट्रेशन को कमजोरी भी देते हैं। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जो मकर राशि पे जाएगी तो घुमा फिरा करके परिणाम देने वाली होगी। वहाँ से 7वीं दृष्टि जो वृष राशि पे जा रही है तो सूर्य और मंगल पे काफ़ी उनके एनर्जी को और उनकी ऊर्जा को कमज़ोर या कमतर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ फिर व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है, और उसका एक प्रधान कारण है क्योंकि मंगल और शनि दोनों की दृष्टि 9वें भाव पे जा रही है। जब किसी भी एक भाव पे मंगल और शनि दोनों की दृष्टि चली जाती है तो उस भाव से संबंधित समस्या के कारण, या किसी भी एक भाव से जब शनि और मंगल राहु केतु जैसे ग्रह की दृष्टि चली जाती है तो ये काफ़ी कष्टप्रद स्थिति बन जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाग्य भाव के स्वामी जहाँ बैठे उसका अधिपति उच्च का है, लेकिन जरा ध्यान से देखें तो मंगल की 4थी दृष्टि 9वें भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पे, राहु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे। इस वजह से आपका भाग्य पीड़ित है। इस वजह से मैंने कहा था उस आसन पे बैठ करके, जिस दुकान पे आप बैठते हैं उस आसन पे बैठ करके ओम आदित्याय नमः का जप करिए, क्योंकि आपका भाग्य भाव कमजोर हो रहा है। इसी वजह से मैंने पूर्व में कहा था ओम गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ किसी गुरु से दीक्षित होकर के, उनसे गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र का, और उसके बाद अगर हो सके तो उसी मंत्र से आहुति करनी चाहिए, कम से कम 5 बार 7 बार 11 बार प्रत्येक दिन घी की आहुति। ऐसा करने से आपका भाग्य भाव एक्टिव होगा। और दरअसल मैं किसी भी प्रकार से आपको यही कहूँगा कि कोई भी मंत्र आप जपते हो तो बिना गुरु से दीक्षित हुए कोई भी मंत्र ना जपें, और वो भी योग्य गुरु से दीक्षित होकर के ही मंत्र जपें। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जो पंचदेवों के मंत्र देता हो, उससे भी श्रेष्ठ वही होता है जो वैष्णव दीक्षा से युक्त आपको करता हो, है ना। जिसने ठाकुर जी का मंत्र, भगवान नारायण का मंत्र आपको दिया हो, वही गुरु श्रेष्ठ होता है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये काम आवश्यक रूप से करना होगा। इतनी सारी चीजें हैं। वैसे दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में
छठवें भाव में जा रहा है तो आपके कारोबार में निरंतर थोड़ी मोड़ी बाधाएं मिलती रहेंगी। अभी जो दशा चल रही है इसमें भ्रम भी रहता है, कामोत्तेजक भावनाएं भी बढ़ती हैं, महत्वाकांक्षा भी बढ़ जाती है, समाज को देख करके व्यक्ति उससे अपना कंपैरिजन करता है और फिर अपने आप को पीछे महसूस करता है। लेकिन आगे आने वाली दशाएं, बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी और जीवन भर की समस्या का हल बुध की दशा में कई बार मिलते हुए देखा जाएगा। दशम स्थान के अधिपति और दशम स्थान के साथ अगर राहु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति के पास काम रहता है और उस दशा काल में व्यक्ति को खूब सारी संपत्ति या धन धान्य आदि प्राप्त होता है। लेकिन जरा ध्यान से देखें तो दशम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं, मालव्य योग बन रहा है शुक्र का, नवमांश चक्र में गुरु का नीच भंग हो जाना, दशमांशा चक्र में भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठना, यहाँ पे लग्नेश, यहाँ पे भाग्येश और यहाँ पे भी भाग्य भाव के स्वामी। इस वजह से यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छी है और मैं नहीं समझता कि आपकी कुंडली किसी भी तरीके से कमज़ोर है। बस आपको जितना मैंने बताया है आप खाली उतना कर लीजिए। वैसे आपकी कुंडली में सूर्य आपको एनर्जेटिक प्लैनेट के रूप में आपकी कुंडली में उपस्थित हैं और आपके स्वभाव में या स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या दे रहे हैं। चंद्रमा आपको वात से संबंधित समस्या दे रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के आधार पर आपको एनर्जी दे रहे हैं और जीवन में जितनी भी विषम परिस्थिति बन रही है वो इसी शनि और मंगल के दृष्टि के कारण और एक भाव पे उनकी दृष्टि के कारण बन रही है। नवांश चक्र में अगर देखेंगे तो लग्न कुंडली के नवांश कुंडली के सप्तम भाव को शुभ करती लगा है चंद्रमा और शुक्र का। इस वजह से व्यापार सुरक्षित है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मेहनत पर विश्वास करें और निरंतर रूप से काम करने की आवश्यकता, जितना बताया उतना। लग्न में गुरु और शनि, जहां गुरु बनते हैं नवम के अधिपति, शनि बनते हैं सप्तम के अधिपति, ये दोनों एक साथ बैठे हैं, ये भी आपके साथ संपर्क में है, मतलब ये भी आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में और शुक्र रेवती नक्षत्र में, ये दोनों ग्रह आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अगर उसमें हो सके तो जरी का काम रखें, है ना, दूल्हा दुल्हन के कपड़े, विवाह से संबंधित सारी सामग्रियां, है ना, ये सब भी आप उसमें रख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप व्यापार करिए। और देवगुरु बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में होकर के आपको दैदिप्यमान स्वरूप वाला, अच्छी वाणी वाला बना रहे हैं। धन भाव में नीच के गुरु कई बार धन से संबंधित समस्या देते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बुध और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन सबसे महान परिवर्तन होगा। इस वजह से ये ग्रह दशा या ये प्रभाव आपको बहुत सारे लाभ देने वाली बन जाएगी। शनिदेव आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र में, ये कई बार आपको ऋण में लेके जाने वाला और कंपटीशन देने वाला और वाणी में कभी कभी कठोरता देने वाला बना देते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए चूंकि ये द्विस्वाभाविक कुंडली है, द्विस्वाभाविक राशि है और ये पृष्ठोदयी राशि है तो थोड़ा देर से विकसित होती है। पृष्ठोदयी राशि और द्विस्वाभाविक राशि के कारण यहाँ चंचल और स्थिर दोनों ही प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, मंगल और गुरु योग कारक ग्रह होते हैं। मुख्यतया गुरु और सूर्य योग राजयोग कारक, बुध योग कारक और मंगल इस कुंडली में सामान्यतया एक अच्छी भूमिका में होते हैं। इन्हें भी योग कारक या राजयोग कारक ग्रह के रूप में लेके जा सकते हैं, पर पंचमेश होकर के अस्त हैं। इस वजह से आपके पंचम भाव की कमजोरी के कारण और नवम भाव के पीड़ित होने के कारण कई बार आपके भाग्य में संदेह उत्पन्न हो जाता है या भाग्य के प्रभावों में कमजोरी मिल जाती है। इसी वजह से आपको इतना संघर्ष देखना पड़ रहा है, पर जितना भी मैंने उपाय बताया है उसको फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो काम आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत संघर्ष आपको शुक्र और शनि यहाँ पे दे रहे हैं, शनि शत्रु की राशि में बैठे हैं ना, इस वजह से। हालांकि फिर भी आपको आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम आपको आपके साथ जुड़ जाएगा। उपाय मैंने जितना बताया बस खाली आप इतना ही उसी पे अपना दिमाग लेके जाइए। अभी आगे भवन, भूमि, वाहन वगैरह का सुख अगर देखें तो 2028 के अक्टूबर से आपको अपने भवन और अपनी दुकान का योग बनेगा। इसी के साथ आगे अगर देखेंगे तो बुध की दशा में जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति होगी वो बुध की दशा में होती दिखी जा रही है। बच्चों के साथ आपके संबंध सामान्यतया ठीक रहें, इसका ध्यान रखिएगा। बच्चे आलसी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में अपनी वाणी को कठोर ना करें और बहुत ज़्यादा कामोत्तेजक भावनाओं से अपने आप को युक्त करके ना रखें। जितना ज़्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर और पत्नी का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए उनकी बात मानी जाए, उनको स्वीकार किया जाए और उनको अनुभवी समझा जाए। खुद से आप गलत निर्णय ले सकते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ सकते हैं क्योंकि द्वितीय भाव में नीच के गुरु बैठे हैं, लेकिन वैसे शुक्र उच्च के होने के कारण, दिग्बली होने के कारण आपकी कुंडली का प्रभाव
शुक्र के मामले में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लाभ भाव के अधिपति का दिग्बली होना, छठवें भाव के अधिपति का दशम स्थान को देखना, ये कई बार पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। ये स्थिति अच्छी है। आप अपने वंश के आधार पर भी अपने कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। खाने पीने का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। पशुपालन भी आपकी कुंडली में अच्छा है। कृषि संयंत्र भी आपकी कुंडली में, उससे संबंधित कारोबार भी आपकी कुंडली में कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र में दान, आर्द्रा नक्षत्र में दान और रेवती, भरणी, मृगशिरा ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। मेष, सिंह और धनु वालों से मैत्री बहुत अच्छी रहेगी। शत्रुता ना करें वृश्चिक, कुंभ और मिथुन वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर चाहे तो दक्षिण और पूर्व दिशा में जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अभी सबसे अच्छा समय आज से 3 साल बाद 2028 के अक्टूबर के बाद आएगा। वैसे आपकी कुंडली के आधार पर बुध की दशा निश्चित रूप से आपके व्यापार को आगे बढ़ाने वाली होगी। इस कुंडली में बहुत सारे ग्रह द्वितीय भाव में 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 घर में सारे ही ग्रह बैठ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वजह से ये कई बार व्यक्ति के जीवन को समस्याओं से घिरा हुआ बना देता है, या कई बार व्यक्ति के जीवन में अपने आप को प्रूफ करने की नौबत आती है, या व्यक्ति उसमें उलझा हुआ सा रहता है। ये एक प्रधान कारण है। बातूनी बिल्कुल ना हो, अपने भोजन को बिल्कुल संयमित रखें, संतुलित रखें। लंबी बीमारी का खतरा आपकी कुंडली में वैसे तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से पितरों के आशीर्वाद की कमी देखी जा रही है। इस वजह से भी अमावस्या के दिन निश्चित रूप से अपने पितरों के नाम पे कुछ न कुछ, जैसे काला तिल हो जाए, अनाज हो जाए, कपड़े हो जाएं, फल हो जाए, सिक्के हो जाएं, ये दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुला करके अमावस्या को निश्चित रूप से उन्हें अपने घर का भोजन कराएं और उन्हें खुश करके विदा करें, आशीर्वाद लेना चाहिए। ये इतनी सारी चीज़ें। आपकी कुंडली में सबसे अच्छा जो ग्रह बैठा है वो मेरे हिसाब से शुक्र ही बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल भी पापक ग्रह होकर के 6वें भाव में बैठे हैं, तो अपनी एनर्जी को संतुलित कर रहे हैं। जन्म कुंडली के 7वें स्थान में चंद्रमा कई बार अच्छे परिणाम भी देते हुए देखे जाते हैं। अगर उस पर केतु की दृष्टि नहीं होती तो आपका मन और भी ज़्यादा विचलित नहीं होता। विचलित इसलिए है क्योंकि चंद्रमा से गुरु 6वें भाव में और चंद्रमा पे केतु का प्रभाव, शुक्र और चंद्रमा केंद्र में, इस वजह से आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। चंद्रमा से 12वें घर के सूर्य और मंगल आपके एनर्जी को गड़बड़ या गलत निर्णय में लेके जाते हैं, है ना। ये सब स्थिति बनी हुई है। इस कुंडली में नवमांश बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ के अष्टम भाव की राशि यहाँ के लग्नेश बन जा रहे हैं। इस कारण से भी कई बार परेशानी हो जाती है, जो व्यक्ति को सोचने पे बेबस कर देती है। इतनी सारी चीजें हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर हमारा व्यक्तित्व ठीक है। पैतृक संपत्ति को और भी ज्यादा बचाया जा सकता है, उस पर और ज्यादा उसका लाभ कैसे कमाया जाए इस पे फोकस बढ़ाया जा सकता है। आप पराक्रम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये कई बार दशाओं का भी प्रभाव होता है। एक लाजवर्त धारण करिए और जितना उपाय बताया उसे शामिल करिए। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में मिलेगा और अभी भी एक समय चल रहा है 2026 के मार्च तक। अगर आप छोटा मोटा कोई कोशिश कर लेंगे तो आपको उसमें भी सफलता मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के आधार पर ज्ञान, बुद्धि, बल, इसमें विवेक, निर्णय और स्वच्छंद गति से जो स्थिति होती है उसमें कमजोरी है। अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, अपने आप को शांत करने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यापार में व्यापार ज़्यादा अच्छा है, कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ है, नियमित दिनचर्या का पालन करें। इसके अतिरिक्त आपका भाग्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्मी योग भाग्य भाव बना रहा है। भाग्येश जो मैंने बात बताई थी गुरु उच्च के हैं। और दशम स्थान की स्थिति के आधार पर आपकी कुंडली में बुध की दशा बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली बनेगी। केतु भी आपकी कुंडली में लगभग अच्छे बैठे हुए हैं, पर वो समझौता नहीं करने देना चाहते, या कई बार व्यक्ति झूठ बोल करके धन नहीं कमाना चाहता है, या कई बार व्यक्ति बाजार के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड उतना नहीं कर पाता है। इस कारण से भी कई बार वो व्यापार में पिछड़ा हुआ सा महसूस करता है। ये सारी स्थिति है। 12वें भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, इस वजह से हमें किसी भी लफड़े में, किसी भी झगड़े में अपने आप को नहीं डालना चाहिए, विशेषतः शनि की दशा तक, है ना। इतनी सारी वात की समस्या इस कुंडली को रहेगी। बुढ़ापे में हड्डी और गठिया जोड़ों का दर्द आपको परेशान करेगा। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखें, चलाते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।